अच्छा गाइस, सॉरी यार, सबसे पहले तो क्योंकि मेरी ये वीडियो लेट है मुझे पता है, लेकिन यार बीच में फ्राइडे आ गया था। ये नोट 20 अल्ट्रा और नोट 20 जो हैं ये वेंसडे को रिलीज़ हुए हैं, जबकि मेरा फ्राइडे Q&A का दिन था। और उसके बाद आज संडे है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यार आज इसके हम इवेंट के बारे में बात करते हैं जो कि गैलेक्सी अनपैक्ड था, जो वेंसडे को हुआ है। मैं यार पूरे इवेंट के बारे में बात नहीं करूंगा, मैंने सिर्फ बात करनी है नोट 20 के बारे में और नोट 20 अल्ट्रा के बारे में। बाकी जो गैलेक्सी टैब, गैलेक्सी बड्स लाइव और गैलेक्सी वॉच 3 अनाउंस हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे फिर किसी वीडियो में। मैं आपको इस इवेंट के बारे में जो कि गैलेक्सी अनपैक्ड हुआ इसके बारे में अपनी थॉट्स, अपने इंप्रेशंस भी बताऊंगा। इसके अलावा मैं गैलेक्सी नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा के बारे में आपको बताऊंगा कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ, वो कैसे मोबाइल्स हैं। और क्योंकि ये एक अनबाइस्ड वीडियो होने वाली है तो मैं आपको इसके अंदर एक मेजर प्रॉब्लम भी बताऊंगा जो कि सैमसंग के साथ है, इस नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा के साथ है। तो गाइज वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ताहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल ताहा टेक। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइज, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जैसे ही कोई न्यू वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अच्छा गाइज, तो रिसेंटली सैमसंग ने अपने नोट 20 और नोट 20 अल्ट्रा अनाउंस किए हैं, जिसके प्री ऑर्डर्स 6 अगस्त से शुरू हो चुके हुए हैं और आपको वो 21 अगस्त को अवेलेबल होगा मार्केट्स में खरीदने के लिए। अच्छा यार, अगर हम सबसे पहले करें डिज़ाइन की बात तो आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। डिज़ाइन बहुत अच्छा है और ख़ास तौर पे अगर आप नोट 20 अल्ट्रा की बात करें तो उसका तो डिज़ाइन VIP बहुत अच्छा डिज़ाइन है। ग्लास सैंडविच है, बैक पे भी ग्लास है, फ्रंट पे भी, और विक्टस ग्लास है जो कि इस वक्त का टफेस्ट ग्लास है, जो सबसे ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट और ब्रेक रेजिस्टेंट है। तो ये एक बहुत अच्छी सिचुएशन हो गई है हमारे लिए कि अब हमारे पास हर चीज़ प्रीमियम आ रही है। और अगर हम प्रीमियम की बात करें तो ये जो इसकी साइड्स होती हैं वो साइड्स इस दफ़ा एप्पल की तरह सैमसंग ने भी आपको स्टेनलेस स्टील की दी हैं। पहले ये एल्यूमिनियम की देता होता था। ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, यानी कि आपको इन हैंड जो फील आएगी वो बहुत प्रीमियम होगी। अच्छा जी, इसके बाद अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले साइज़ जो है नोट 20 का वो है 6.7 इंचज़ और जो नोट 20 अल्ट्रा का है वो है 6.9 इंचज़, जो कि अभी तक का मैंने इससे बड़ा डिस्प्ले नहीं देखा किसी भी नोट के अंदर या किसी भी मोबाइल के अंदर भी। अगर हम बात करें तो फ्लैगशिप्स के अंदर इतना बड़ा डिस्प्ले आज तक नहीं आया। और ये सिर्फ बड़ा ही नहीं है, इसकी क्वालिटी भी VIP क्वालिटी का है, बहुत ज़बरदस्त है। डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है नोट 20 अल्ट्रा के अंदर, जिसकी डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है इन्होंने मज़ीद 25% इंक्रीज़ कर दी। अगर आप आउटडोर विजिबिलिटी की बात करें तो अगर जिस तरह से ये मार्केट किया गया है उस लिहाज से अगर ये चलता है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त आपको डिस्प्ले मिलेगा, बेस्ट इन मोबाइल अभी तक का। अच्छा, इसके अलावा ये 2K डिस्प्ले है, ठीक है, 2K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है, लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन 120 हर्ट्ज़ आप 2K रेजोल्यूशन के ऊपर एंजॉय नहीं कर सकते। अगर आपने 120 हर्ट्ज़ यूज़ करना है तो आपको 1080p के ऊपर आना पड़ेगा रेजोल्यूशन के ऊपर, क्योंकि ये चीज़ की गई है बैटरी बचाने के लिए। क्योंकि अगर हम 2K के अंदर चलाएं और साथ में 120 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट को चलाएंगे तो बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है, जिसकी वजह से सैमसंग ने इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि अगर आपने 120 हर्ट्ज़ यूज़ करना है तो आपको 1080p के ऊपर रहना पड़ेगा, और अगर आप 2K यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 60 हर्ट्ज़ के ऊपर रहना पड़ेगा। और 120 हर्ट्ज़ मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल किया है। 120 हर्ट्ज़ मैंने रियलमी के फ़ोन्स में इस्तेमाल किया है एंड इट इज़ वेरी वेरी गुड। बहुत अच्छी चीज़ है, आपको नेक्स्ट लेवल का डिस्प्ले लगता है। हाँ, मैं अभी भी देखता हूँ, मैं ये सोचता हूँ कि एनिमेशंस के लिहाज से आईफोन इज़ वे बेटर दैन एंड्रॉयड। लेकिन पहले अगर आप 60 हर्ट्ज़ को इस 120 हर्ट्ज़ एंड्रॉयड के साथ कंपेयर करें तो ये बहुत ज़्यादा स्मूथ आपको फील देता है। इसके अलावा बाकी चीज़ें तकरीबन सेम ही हैं, जिस तरह के IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग को देख लें तो वो भी अवेलेबल है इन दोनों के अंदर। और दोनों के अंदर ही 3.5 mm जो जैक है, हेडफोन जैक, वो सैमसंग ने इस दफ़ा बिल्कुल रिमूव किया हुआ है। तो इसके अलावा दोनों Wi-Fi 6 को सपोर्ट करते हैं, ब्लूटूथ 5.1 को सपोर्ट करते हैं, USB-C के साथ आते हैं। S20 की बैटरी की अगर हम बात करें तो S20 के अंदर 4300 mAh की बैटरी है, जबकि S20 अल्ट्रा के अंदर 4500 mAh की बैटरी है। दोनों ही 25 वाट फास्ट चार्जिंग के साथ आपको मिलेंगे, जिसके बारे में सैमसंग का ये क्लेम है कि ये मोर देन 50% हो जाती है आधे घंटे में, यानी कि 30 मिनट्स में। अच्छा, अगर हम स्टोरेज की बात करें तो बेस वेरिएंट इन दोनों के ही 256 GB में आते हैं विद 8 GB ऑफ रैम, जबकि नोट 20 अल्ट्रा का एक वेरिएंट 512 GB में भी अवेलेबल है। और ये दोनों की जो स्टोरेजेज हैं वो UFS 3.1 है, जो कि काफ़ी फास्ट स्टोरेज है।
इसके अलावा दोनों ही एंड्रॉइड 10 के साथ आते हैं। ऑन टॉप इनके ऊपर जो स्किन है वो One UI 2.5 है, जो कि बहुत ही अच्छी स्किन है। मैं इसको पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, खासतौर पे अगर आप मल्टीटास्किंग के हवाले से देखें तो इससे बेस्ट One UI से बेस्ट कोई भी एंड्रॉइड की स्किन नहीं है। अच्छा जी, और अगर आप इस मोबाइल के प्रोसेसर की बात करें या SoC की बात करें तो दोनों के अंदर Note 20 में भी, Note 20 अल्ट्रा के अंदर भी Exynos 990 दिया गया ग्लोबल वेरिएंट में। लेकिन अगर आप बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका के अंदर जो वेरिएंट आएगा वो आएगा स्नैपड्रैगन 865 प्लस के साथ। और इसका कैमरे की बात करें तो सेल्फी कैमरा तो दोनों का सेम है, दोनों का ही 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और सेल्फी के लिहाज से आपको इसके अंदर कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत अच्छा सेल्फी कैमरा होता है सैमसंग का। बात करते हैं मेन कैमराज की, जो रियर कैमराज हैं उनके अंदर काफ़ी डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो ये कि मेन जो कैमरा Note 20 अल्ट्रा का है वो 108 मेगापिक्सल सेंसर है, और वो सेम सेंसर है जो कि S20 अल्ट्रा के अंदर आपको देखने को मिला था। अब S20 अल्ट्रा के अंदर कैमरे के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसले आए थे, लेकिन अब हम इसके अंदर देखते हैं कि सैमसंग ने मज़ीद इसको इम्प्रूव किया होगा। तो देखते हैं, इसको यूज़ करने के बाद मैं आपको बता सकूंगा कि क्या इसका कैमरा सैमसंग ने सॉफ्टवेयर के थ्रू या जिस तरह भी इम्प्रूव किया है, या अभी तक इसके अंदर वो मसले अवेलेबल हैं। ख़ास तौर पर उसके अंदर ऑटो फोकस का बहुत ज़्यादा मसला था। इसके अलावा Note 20 अल्ट्रा के अंदर 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है, जो कि 5x तक ऑप्टिकल जूम देता है और 50x तक आपको हाइब्रिड जूम देता है। और इसके अंदर 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है, जो कि आपको काफ़ी अल्ट्रा वाइड शॉट देता है। और काफ़ी ऐसे सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे आपको नेचर की या किसी बिल्डिंग्स की तस्वीर लेनी हो तो अल्ट्रा वाइड कैमरा, या फिर ग्रुप की तस्वीर लेनी हो तो वहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा काफ़ी काम आता है। और इसी तरह वीडियो की भी बात करें तो 8K रेजोल्यूशन के अंदर ये वीडियो बना सकता है 24 फ्रेम्स पर सेकंड में, जो कि मेरे ख्याल से अभी तक तो बिल्कुल यूजेबल नहीं है। इतनी यानी कि उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, इतनी मैच्योर अभी नहीं हो सकी वो, क्योंकि S20 अल्ट्रा के अंदर भी इन्होंने ये दी थी। तो 8K इज़ जस्ट अ गिमिक मेरे ख्याल से। आप 4K, लेकिन 4K अगर आप बात करें तो 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड तक इसके ऊपर शूट कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वीडियो आती है। अल्ट्रा वाइड कैमरा Note 20 के अंदर भी सेम है, लेकिन मेन कैमरा उसके अंदर दिया है सैमसंग ने जस्ट 12 मेगापिक्सल का, जो कि एक बहुत अच्छी मूव है। और अगर हम टेलीफोटो कैमरे की बात करें तो Note 20 के अंदर 64 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा है, जो कि 3x तक का आपको ऑप्टिकल जूम देता है। और अगर बाकी वीडियोस कैपेबिलिटीज़ या फोटो कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो दोनों की तकरीबन सेम है, जस्ट सेंसर्स का फ़र्क है। बाकी यानी कि रेजोल्यूशन वगैरह अगर आप देखें 8K 4K और स्लो मोशन, ये दोनों की सेम ही है, Note 20 की भी, Note 20 अल्ट्रा की भी। अच्छा, एक चीज़ है कैमराज के अंदर जो कि सैमसंग के मुताबिक उन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया, वो है लो लाइट फोटोग्राफी। तो उसके लिए अब जब ये हैंड्स में आ जाएगा, लोगों के पास अवेलेबल होगा, टेस्टिंग करेंगे, मैं भी आपको इसकी टेस्टिंग करके फिर बताऊंगा कि वो कितना इंप्रूव हुआ है। लेकिन सैमसंग के मुताबिक उन्होंने लो लाइट फोटोग्राफी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर ली है। अच्छा जी, अगर हम कलर्स की बात करें तो मिस्टिक ग्रीन, मिस्टिक ग्रे और मिस्टिक ब्रॉन्ज, ये तीनों के अंदर आता है Note 20। और Note 20 अल्ट्रा का है मिस्टिक ब्रॉन्ज, मिस्टिक ब्लैक और मिस्टिक वाइट। और जो इस दफ़ा का इनका सिग्नेचर कलर है वो है मिस्टिक ब्रॉन्ज। और सिर्फ एक मिस्टिक ब्रॉन्ज ही ऐसा कलर है जिसकी इन्होंने बैक जो है Note 20 अल्ट्रा के अंदर वो मैट फिनिश में दी है, जिस तरह के iPhone 11 Pro Max के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है। बहुत ही यानी कि उसके ऊपर फिंगरप्रिंट के स्मजेस नहीं आते। एक प्रैक्टिकल चीज़ इन्होंने की और देखने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है अगर आप मिस्टिक ब्रॉन्ज कलर के लिए जाते हैं Note 20 अल्ट्रा के लिए। और हाँ, अगर हम अच्छी चीज़ों की बात कर रहे हैं तो इस दफ़ा सैमसंग ने एक चीज़ जो बहुत अच्छी किया वो ये किया कि इसकी सपोर्ट 3 साल के लिए कर दी, जो कि पहले मोस्ट ऑफ द टाइम 2 साल के लिए ही होती थी। तो इस दफ़ा आपको OS अपग्रेड, एंड्रॉयड की मेजर अपग्रेड्स वो 3 सालों के लिए देखने के लिए मिलेंगी। ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है अगर हम एंड्रॉयड के लिहाज से देखें, क्योंकि एंड्रॉयड को इतनी सपोर्ट कभी आज तक नहीं मिलते हुए मैंने देखा, सिवाय पिक्सल डिवाइसेस के जो गूगल की अपनी डिवाइसेस हैं। ओके गाइज, तो अब हम बात करते हैं इसके हाईलाइटिंग फीचर की वजह से, जिसकी वजह से ये नोट और S सीरीज सैमसंग की ज़्यादातर डिफ्रेंशिएट होती हैं, और वो है S Pen। और सैमसंग ने इस दफ़ा S Pen को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है, जो कि जनरेशन ऑन जनरेशन आती हैं उनमें से सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट सैमसंग ने इस दफ़ा किया है, और वो है लेटेंसी की इम्प्रूवमेंट। सैमसंग ने इस दफ़ा लेटेंसी इसकी बहुत ज़्यादा कम कर दी है, जिसकी वजह से पहले ये होता था जिस तरह कि अगर आप S Pen को फेर रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर वो लाइन आपकी पीछे पीछे आ रही होती थी। आपको पता होता था कि हम पेन को तेज़ चला रहे हैं और जो लाइन आ रही है या जो भी आप लिख रहे हैं वो राइटिंग उसकी स्पीड काफ़ी कम है। सैमसंग ने इस चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश की, और इस दफ़ा मुझे लगता है कि सैमसंग इस चीज़ में कामयाब भी हो गया। अच्छा जी, लेटेंसी की बात करें तो सैमसंग ने इसको सॉफ्टवेयर के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है कि आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है सॉफ्टवेयर का वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। उसके अलावा सैमसंग ने जो मेन चीज़ किया वो है AI बेस्ड पॉइंट प्रिडिक्शन। AI बेस्ड पॉइंट प्रिडिक्शन के अंदर ये है कि सैमसंग को पहले से पता होता है आपका S Pen किधर आपने लेकर जाना है,
तो उसी लिहाज से वो एक पॉइंट बना देता है, एआई को पहले से पता लग जाता है, एआई की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो वहाँ पर जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाती है, जहाँ जहाँ पेन जा रहा है वहीं पे राइटिंग जाती है। अच्छा, उसके अलावा 60 हर्ट्ज़ और 120 हर्ट्ज़ का जब रिफ्रेश रेट का डिफरेंस आता है तो उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है इसके अंदर, कि आपका रिफ्रेश रेट ही डबल हो गया, तो उस वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा इसके अंदर हेल्प मिलती है। और इसके अलावा लेटेंसी जो है सैमसंग ने वो 9 मिली सेकेंड्स कर दिया, जो कि अभी तक की मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। 9 मिली सेकेंड्स की लेटेंसी बहुत ही कम होती है, यानी कि आपको बिल्कुल फील भी नहीं होगा, आपको ऐसे लगेगा जहां आपका पेन जा रहा है वहीं पर वो लिख रहा है। और हाँ, इस मरतबा सैमसंग ने एप्पल के एयर ड्रॉप को कम्पीट करने की कोशिश की है। फर्स्ट टाइम इन द इंडस्ट्री एप्पल इस काम को मोर देन 10 ईयर्स से कर रहा है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा शेमफुल बात है एंड्रॉयड के लिए कि अभी तक उसके पास एयर ड्रॉप का कंपेटिटर नहीं आ सका। लेकिन इस दफ़ा सैमसंग लेके आया है स्मार्ट शेयर, जिसकी मदद से आप सेम लाइक एयर ड्रॉप काम करता है, आपने कोई भी चीज़ है वो स्मार्ट शेयर की और वो दूसरे के पास ऑटोमेटिक और बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में जाएगी। सैमसंग अपना इकोसिस्टम भी एक बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि जिस तरह के एप्पल का इकोसिस्टम है कि आप एक चीज़ आईफोन में कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं अपने आईपैड में या मैकबुक में, तो इसी तरह सैमसंग भी यही चीज़ कर रहा है कि अगर आप अपने सैमसंग के फ़ोन में कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपके सैमसंग के लैपटॉप में, और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के साथ भी इस दफ़ा इस चीज़ के अंदर की है पार्टनरशिप, जिसकी वजह से उनके साथ मिलके अगर आप विंडोज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लैपटॉप के अंदर, क्योंकि उसके अंदर लैपटॉप में चलती ही विंडोज़ है, तो आप जो चीज़ यहाँ पे छोड़ेंगे वहाँ पे आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा सैमसंग के टैब्स के अंदर जो गैलेक्सी टैब S7 S7 प्लस इस दफ़ा आए हैं उसके अंदर भी आप ये चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। सैमसंग अपना एक इकोसिस्टम भी बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो स्मार्ट शेयर इस दफ़ा दिया जो कि एयर ड्रॉप की तरह काम करता है, अभी तो इसको देखने पे पता चलेगा कि क्या ये एयर ड्रॉप की तरह काम करता भी है, क्या ये उतना एफिशिएंट, क्या ये उतना फास्ट है। तो ये एक लेकिन बहुत वेलकमिंग फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है, बहुत ही हैंडी फीचर है। अच्छा गाइस, ये तो हो गई अच्छी बातें, लेकिन अब मैंने आप लोगों को कहा था कि मुझे एक इसके साथ सैमसंग के साथ बहुत बड़ा इशू भी है, और वो इशू मैं आपको बता देता हूँ, वो है Exynos 990 प्रोसेसर्स के साथ, Exynos के ओवरऑल प्रोसेसर्स के साथ। सैमसंग क्योंकि यूएस के अंदर जो उसका वेरिएंट आता है वो स्नैपड्रैगन के साथ आ रहा है, स्नैपड्रैगन 865 प्लस है इस दफ़ा, और मैंने इन दोनों मोबाइल्स को यानी कि स्नैपड्रैगन वाले मोबाइल्स और गैलेक्सी के Exynos वाले मोबाइल्स को पास्ट में यूज़ करके देखा है। S20 सीरीज़ को देखा है, S10 सीरीज़ को देखा है, नोट 10 सीरीज़ को देखा है, तकरीबन हर मोबाइल का मैंने इस तरह से करके देखा है पिछले 1.5 या 2 सालों में, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। शायद कि कुछ यूट्यूबर्स आपको ये बताएं कि Exynos और स्नैपड्रैगन का कोई ख़ास ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं आपको एक अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। मैं ख़ुद भी अभी सैमसंग की तरफ नहीं जा रहा, मैं नोट 20 अल्ट्रा में से कोई भी डिवाइस में बाय नहीं करना चाहूँगा, और इसकी मेन रीज़न ही यही है कि हमें यहाँ पे, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, वैसे भी ग्लोबल यूएस के अलावा हर जगह पर आपको Exynos का वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि मेरे हिसाब से उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीटिंग के इश्यूज़ आते हैं, हीटिंग की वजह से उसकी परफॉर्मेंस फिर डाउन हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, ख़ास तौर पे जब आप उस पर कोई हैवी काम कर रहे हैं, जब आपने इतने पैसे खर्च किए हैं तो आपको ऐसी परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए। या तो सैमसंग अपनी Exynos को स्नैपड्रैगन से ऊपर ले जाए या उसके बराबर ले आए, या अपने जब तक वो ये चीज़ नहीं अचीव कर सकता तो सबको ग्लोबली उसको सैमसंग को स्नैपड्रैगन वेरिएंट देना चाहिए। सैमसंग को बेस्ट टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, ना कि अपनी टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए। आप Exynos का सैमसंग का मोबाइल लें, आप स्नैपड्रैगन का लें, और इन दोनों को आप चार्जिंग पर लगा दें, चार्जिंग स्पीड के अंदर भी आपको फ़र्क महसूस होगा, आपको बैटरी ड्रेन स्पीड में बहुत ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा, कम से कम 20 से 30% का फ़र्क पड़ जाता है, जो कि एक ह्यूज डिफरेंस है। अगर आपकी बैटरी लो हुई हुई है और आपको 20-30% एक्स्ट्रा बैटरी मिल जाए तो आपका 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ा फ़र्क पड़ जाता है इससे। उसके अलावा थ्रॉटलिंग का इशू आता है, जिसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस को डाउन कर दिया जाता है, डिस्प्ले की ब्राइटनेस को डाउन कर दिया जाता है। Exynos वेरिएंट के अंदर ये बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं, और ये मैं वैसे ही बात नहीं कर रहा। आप अगर देखें तो Exynos और स्नैपड्रैगन के लिए एक पिटीशन हुआ था, जिसके अंदर एक वोटिंग टाइप का था, जिसके अंदर इन्होंने वोट वगैरह मांगे थे कि कितने लोग हैं जो कि चाहते हैं कि स्नैपड्रैगन अपने पूरी कस्टमर्स को पूरी दुनिया में Exynos वेरिएंट ना दे, स्नैपड्रैगन दे। तो उसके ऊपर अनबिलीवेबली बहुत ज़्यादा क्लिक्स आए थे, यानी कि ये प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये सब यूज़र्स के साथ यही प्रॉब्लम है, और सैमसंग को इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए। मेरे सैमसंग फ़ोन्स ना लेने के लिए सिर्फ एक यही रीज़न है कि सैमसंग के जो फ़ोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा थ्रॉटलिंग के और इस तरह के हीटिंग के और चार्जिंग के, बैटरी ड्रेन के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं उसके Exynos वेरिएंट्स में। अगर ये बाकी पूरी दुनिया के अंदर भी आपको स्नैपड्रैगन का वेरिएंट दे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होगी, बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग चेंज होगा। लेकिन इस दफ़ा मैंने सुना है, अभी आ रही है न्यूज़ वगैरह भी, सैमसंग का AMD के साथ
जो है वो हो गया है इस तरह से कि अब वो AMD के डिज़ाइन GPUs अपने Exynos चिप में यूज़ करेंगे, माली के नहीं करेंगे। और माली के बिल्कुल फजूल GPUs हैं। अगर आप स्नैपड्रैगन में एड्रीनो के देखें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो AMD के GPUs भी अच्छे हैं। तो अगर ये जब इम्प्लीमेंट करते हैं, सुना है कि नेक्स्ट जो गैलेक्सी S सीरीज़ आएगी उसके अंदर जो इनका Exynos का प्रोसेसर आएगा उसके अंदर माली का GPU नहीं होगा, उसके अंदर AMD का होगा। तो उस लिहाज से हम उसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे, क्या पता कि वो स्नैपड्रैगन के बराबर आ भी जाएँ। लेकिन अभी के लिए जो Exynos 990 है वो मेरे लिए तो अनएक्सेप्टेबल है। आप इतने पैसे खर्च करें और आपको बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस देखने को ना मिले तो फ़ायदा नहीं है। ओके गाइस, तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, स्टे ट्यून्ड रहने के लिए, ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और ऑनेस्ट ओपिनियंस जानने के लिए। क्योंकि तारीफ़ हर कोई करता है लेकिन ऑनेस्ट ओपिनियन देना हर यूट्यूबर का काम नहीं। काफ़ी सारे देते भी हैं लेकिन मैं आपको यहाँ पे सिर्फ ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा। तो गाइस काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मैं चलता हूँ, पीस आउट।